गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान में चैप्टर नंबर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज पढ़ रहे हैं। जीवंत अर्थात सजीव। आज अपने टॉपिक चल रहा है बच्चों, संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए। हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर के लागू हुआ बच्चों। तो उस समय से लेकर के वर्तमान तक हमारे संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। हालांकि हमारी पाठ्य पुस्तक में 103 संशोधनों का उल्लेख है, लेकिन नवीनतम 104वां संशोधन भी हो चुका है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए, इसकी क्या आवश्यकता थी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इतना तो हम समझ चुके हैं बच्चों कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता इसलिए होती है कि समय के साथ संविधान में जो बदलाव करने होते हैं, संविधान में जो परिवर्तन करने होते हैं, तो वो संशोधन के माध्यम से होते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने संशोधन की प्रक्रिया संविधान में जोड़ी थी और समय के अनुसार हमने हमारे संविधान में इतने संशोधन किए। तो आज हम संविधान में संशोधन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि अब तक कितने संशोधन हुए हैं, किस विषय पर संशोधन किए गए हैं। 26 जनवरी 2019 को हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष हो गए हैं। 12 जनवरी 2019 तक बच्चों देखो बोर करना, 12 जनवरी 2019 तक इसमें 103 संशोधन किए जा चुके हैं। संशोधन प्रक्रिया को कठोरता को देखते हुए संशोधनों की संख्या काफी बड़ी मानी जाएगी। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा संविधान लचीलेपन और कठोरता का समन्वय है, फिर भी 103 संशोधन होना बड़ी बात है। लेकिन ये 103 संशोधन कब तक हुए हैं? 12 जनवरी 2019 तक। जो भी नवीनतम संशोधन हुआ है वो 104वां संशोधन है। बच्चों अपन ने पढ़ा 12 जनवरी 2019 तक हमारे संविधान में 103 संशोधन हुए। तो जो 104वां संशोधन है वो 2020 में हुआ है। इसमें आरक्षण की प्रक्रिया को हम जैसा कि हम सभी को विदित है, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है। तो उनकी आरक्षण को बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। तो इस तरह हमारे संविधान में अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं। तो इस तरह हमारे संविधान में संशोधनों की संख्या काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजह अर्थात कारण रहे और इसमें निहितार्थ क्या था, इसके अंदर क्या अर्थ निहित था। निहितार्थ अर्थात इसका क्या आशय था, इसका क्या अर्थ था, इतने सारे संशोधन हमारे संविधान में क्यों किए गए, तो वो अपन पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए जरा एक नज़र संशोधनों के इतिहास पे डालें। संशोधन के इतिहास यानी हमारा संविधान लागू होने से लेकर के वर्तमान तक कितने संशोधन हुए हैं। अगली पन्ने पर दिए गए आगे जो संशोधन दिए गए उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। ग्राफ में एक ही सूचना को दो भिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्षों के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया। यानी जो हमारा ग्राफ अपन देखेंगे अभी बच्चों, तो उसमें ये बताया गया है कि 10 वर्ष के दौरान कितने संवैधानिक संशोधन हुए, उसमें दिखाया गया, शो किया गया है। इसमें दिए गए स्तंभ उस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित करते हैं। दूसरी ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है। तो हम पाते हैं कि 1970 से 1990 तक के 2 दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए। दूसरा ग्राफ हमें एक और ये कहानी बताता है कि 1974 से 1976 के बीच 3 वर्ष के अंतराल में
तो बच्चों जो ये ग्राफ है हमें ये शो कर रहा है कि जो संवैधानिक संशोधन है 10 वर्षों के दौरान कितने किए गए। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1951 से 60 के दशक के बीच की, तो इसमें बहुत कम संशोधन किए गए हैं संविधान में। फिर दूसरा दशक है 1971 से 70 के बीच में, इसमें भी काफ़ी बदलाव किए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए हैं 1971 से लेकर के 1990 के दशक के बीच में। देखो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, 1971 से लेकर के 90 के बीच में जो ग्राफ का साइज बता रहा है कि इस समय सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए इन 20 सालों में। इसके बाद में अपन बात करते हैं 2001 से 2003 तक। 2001 से 2000, ये जो 1 से 10 वाला दिखाया गया ग्राफ, इसमें 2001 से 2003 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। देखिए बच्चों 10 संख्या दी हुई है, 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में ये 2 कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले काल के दौरान कांग्रेस सत्ता में थी। बच्चों जो ये वाला अपन ग्राफ देख रहे हैं, इसमें इस समय में 1971 से 90 के बीच कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिला हुआ था। लोकसभा में उसके 352 सदस्य थे, जो ज्यादातर राज्य विधानसभाओं में भी बहुमत की स्थिति में थी। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपन ने पढ़ी थी, 3 प्रकार की थी। साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। साथ ही तीसरी जो प्रक्रिया थी, जटिल प्रक्रिया थी, कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य की विधायिकाओं का समर्थन। तो जो 1971 से 90 का दशक है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त था, इसलिए इतनी अधिक संशोधन प्रस्ताव पारित हुए। दूसरी ओर 2001 से 2003 के बीच का काल गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है। जो 2001 का से 10 वाला अपन देख रहे हैं, गठबंधन राजनीति का काल माना गया है। 2001 से 2004 के मध्य अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार थी, गठबंधन सरकार थी। एक ऐसा काल था जिसमें विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी। इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और जो इसके विरोधी दल है, इसके बीच कटु प्रतिद्वंदिता थी। लेकिन फिर भी इस काल में 10 संशोधन किए गए, जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये संशोधन सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते, बल्कि सभी दलों का बहुमत इसे प्राप्त था। ये जो संशोधन थे, तो बच्चों इस ग्राफ को देख करके अपन समझ सकते हैं संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है। ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। हमारे संविधान में जो 104 संशोधन हुए हैं, उसको लेकर के हमारे संविधान आलोचना का विषय रहता है कि इसमें बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। बाहरी तौर पर 69 वर्षों की अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है। संविधान में जो इतने परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए, उसको लेकर के हमेशा हमारी आलोचना होती रही है। कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। बाहरी तौर पर 69 वर्षों की अवधि के दौरान संविधान में 103 संशोधनों की बात अजीब लगती है, इतने कम समय में इतने अधिक संशोधन। लेकिन ऊपर के दोनों ग्राफ देखने से पता चलता है कि संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही। संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में संशोधनों की एक धारा सी बहने लगती है। यानी 1950 से लेकर 60 के बीच में संशोधन नहीं किए गए, उसके बाद में संविधान में संशोधन बहुत अधिक किए गए। इसका अर्थ है कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती, बल्कि ये संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार किए गए थे। तो क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही थी, या संविधान ही बहुत लचीला है? तो बच्चों हमारे संविधान में जो संशोधन किए गए 103, इसको लेकर के हमारे संविधान की आलोचना होती है कि सिर्फ 69 वर्षों में इतने अधिक संशोधन किए गए। लेकिन जो ग्राफ हमने देखा तो इससे पता चलता है कि सिर्फ किसी दल विशेष की सरकार होना या सिर्फ एक जैसी सोच होने के कारण ही संशोधन नहीं होते, बल्कि संशोधन
इसलिए होते हैं कि संविधान को समय के अनुसार बदलना जरूरी होता है और जो हमारे संविधान में संशोधन किए गए वो भी समय की जरूरतों के अनुसार ही किए गए। कि हमारा संविधान जब बना उस समय परिस्थितियां अलग थी और वर्तमान की परिस्थितियां अलग थी, तो अगर हम संविधान को समय के अनुसार नहीं बदलेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, संशोधन नहीं करेंगे, तो वह संविधान नष्ट हो जाएगा। तो इसके पीछे मूल संविधान की जो कुछ कमियां रही होगी इसलिए संशोधन नहीं हुए, और नहीं इसलिए संशोधन हुए कि संविधान बहुत अधिक लचीला है, बल्कि संशोधन इसलिए किए गए कि वो समय की आवश्यकता थी, बदलाव आवश्यक था। संशोधनों की विषय वस्तु यानी संशोधन किस विषय पर किए गए, किस टॉपिक पे किए गए। अब तक किए गए संशोधनों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो संशोधन किए गए हैं इनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल किए गए जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के थे, प्रशासन की आवश्यकताओं के लिए थे। ये संविधान की मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने या छिटपुट संशोधन करने से संबंधित है। उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता, वास्तव में इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते। तो बच्चों जो संशोधन किए गए इनको इनके विषय या टॉपिक के आधार पर 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहली श्रेणी की जो अपन बात कर रहे हैं तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति का इन्हें बताया गया। प्रशासनिक यानी शासकीय श्रेणी से संबंधित। तो जो संविधान के मूल उपबंध थे उसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बल्कि उसकी भाषा को सरल बना दिया गया है। जो भाषा गुड़ थी, जो समझ में नहीं आ रही थी, उस भाषा को सरल बना दिया गया, उसकी मतलब व्याख्यापूर्ण बना दिया गया। तो बहुत कम हेरफेर के साथ इसमें संशोधन किए गए, इसलिए सिर्फ इन्हें तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है। तकनीकी यानी जो गूढ़ भाषा थी, प्रशासनिक भाषा थी, उसको सरल भाषा में परिवर्तित किया गया और जो मेन उपबंध थी उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, विशेष बदलाव नहीं हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति अर्थात बच्चों रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करना और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन 54वां संशोधन इसी बात के उदाहरण है। तो जैसे इसमें इस काल में जो संशोधन किए गए वो था अपना जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं और देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। तो जो उच्च न्यायालय थी उसमें सेवानिवृत्ति की आयु थी 60 वर्ष, इसको बढ़ाकर के किया गया 62 वर्ष। और ये कौन सा संशोधन था? 15वां संशोधन। ये संशोधन बेटा आपको ध्यान में रखने हैं, ये अभी आपके महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप जब बाद में कंपटीशन फाइट करोगे तब ये संशोधन आपको ध्यान में रखने होंगे, इसलिए संशोधन अभी से आप याद रखेंगे। तो जो 15वां संशोधन था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट की आयु थी उसको 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष ही होता है। और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन 54वां संशोधन इसी बात का उदाहरण है। फिर जो 54वां संशोधन है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन किया गया, 54वां संशोधन। एक अन्य उदाहरण के रूप में हमें विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों को ले सकते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अभी हमारे संविधान में आरक्षण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों देखो गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मूल उपबंध में आरक्षण की बात 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी जब हमारा संविधान लागू हुआ। आज हम आरक्षण व्यवस्था से खुश नहीं है, कई बार इस पर सवाल उठाया जाता है। तो जो मूल उपबंध था, हमारा जो मूल संविधान था, उसमें आरक्षण की बात सिर्फ 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी। संविधान लागू होने से लेकर के सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण को हमारे संविधान में स्थान दिया गया था।
किंतु त्रासदी क्या रही, हमारी जो राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक दल थे, सरकारें थी, उन्होंने इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया और जो ये 10 वर्ष के लिए आरक्षण था इसको हर बार संवैधानिक संशोधन के लिए 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। अभी बच्चों अपन ने अध्याय आरंभ होने पर पढ़ा था कि 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। तो 104वां संशोधन किससे संबंधित था, इसी आरक्षण व्यवस्था से संबंधित था। संविधान लागू होने से लेकर के जिस आरक्षण व्यवस्था को 10 साल के लिए लागू करना था उसको हर बार हम 10 साल के लिए बढ़ाते जा रहे हैं। 95वां संवैधानिक संशोधन बच्चों, जिसके द्वारा आरक्षण की व्यवस्था को 2020 तक के लिए कर दिया गया था। अब 104वां संशोधन है, उसको आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया है। बल्कि हमारे संविधान में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया था। उसके बाद के काल में तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों पर। किंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाना आवश्यक समझा गया। तो इस तरह संविधान लागू होने से लेकर अब तक आरक्षण व्यवस्था को हम हर 10 साल के लिए बढ़ाते रहे हैं। इस संबंध में अब तक 6 संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इन संशोधनों की मूल उपबंध अर्थात जो संविधान की भाषा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई अंतर नहीं आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल तकनीकी संशोधन है जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। जो संविधान की मूल उपबंध है, मूल भाषा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या आपको राष्ट्रपति की पद से संबंधित चर्चा याद है? राष्ट्रपति जी भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। मूल संविधान में ये माना गया है कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस संबंध में बाद में एक संशोधन किया गया। अनुच्छेद 74 में ऐसा उल्लेख किया गया है कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, जो कि अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। ये टॉपिक अनुच्छेद 74। लेकिन बाद में इसमें एक संशोधन किया गया और अनुच्छेद 74 में क्या जोड़ दिया गया? 1। इसमें स्पष्ट किया कर दिया गया कि मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। तो अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया और संशोधन के लिए उसमें धारा 1 जोड़ दी गई और कहा गया कि मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, अर्थात राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सलाह माननी ही होगी। क्या इस संशोधन से वास्तव में कोई अंतर पड़ा है? इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात इस संशोधन से केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर की गई है, इसको समझाया गया। पहले भी यही होता था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानता था, लेकिन ये धारा 1 में स्पष्ट कर दिया गया कि अनिवार्य रूप से उसे मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी यानी अनिवार्य रूप से। तो इस संशोधन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ उसकी व्याख्या की गई, उसको और अधिक क्लियर किया गया है, स्पष्ट किया गया है।